नमस्कार, स्वागत है आपका योगेंद्र ऑनलाइन क्लासेस में। बाल मनोविज्ञान और खेल एवं शिक्षा से संबंधित 14 मार्क्स के लिए हम 1000 एमसीक्यू सीरीज चालू किए हैं, जिसका ये तीसरा पार्ट है। ठीक है। और ये बात जान के खुशी हुई कि जो ये 40 क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था 40वां, इसका विकल्प सबने लगभग सही बनाया है। पिछले वाले क्वेश्चन में तो बहुत लोग कंफ्यूज हो गए थे, बट ठीक है, इसका जवाब सही दिया है, कुछ एक आध बच्चों को छोड़कर। पहला कथन एनईपी 2020 सुझाव देती है कि अधिगम तथ्य और जानकारी को रट कर याद रखने पर आधारित होना चाहिए। मैंने बोला ये रटने वाला कंसेप्ट हो गया, रोट मेमोराइजेशन नहीं चलेगा, कंसेप्चुअल लर्निंग चलेगा, एक्सपीरियंशियल लर्निंग चलेगा। ठीक है, तो ये वाला पहला पॉइंट गलत हो गया। एनईपी 2020 अन्वेषण और आलोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित है, ये सही है। ठीक है, आलोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित है, अन्वेषण और आलोचनात्मक चिंतन, जी बिल्कुल। तो ये दोनों दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला वाला गलत है, दूसरा सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। अब यहाँ से हम सवाल के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ये वाला टॉपिक देखो आपके लिए नया हो सकता है। बोले नया कैसे सर, आप तो कभी पढ़ाए नहीं, ना पेड कोर्सेज में ना यूट्यूब में। देखो, हमारे हमारे टॉपिक में, हमारे सिलेबस में एक चैप्टर ये भी है, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, है कि नहीं है? जी बिल्कुल है। और तो 10 मार्क्स बाल मनोविज्ञान पोर्शन में एक चैप्टर ये है। और शैक्षणिक योजना और अधिनियम है कि नहीं है? हाँ सर बिल्कुल है। तो ध्यान रखना, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन करने के लिए इंडिविजुअल डिफरेंस भी एक टॉपिक है। ये सबको मेंटेन करने के लिए टीचिंग एड की आवश्यकता होती है। टीचिंग एड, टीचिंग एड, टीचिंग एड मतलब, टीचिंग एड मतलब किस प्रकार से हम बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। कोई पढ़ाने के तरीके को लेकर, या कोई इंस्ट्रूमेंट ला लिए, ये बोर्ड ला के पढ़ाना हो, बच्चों को सिखाना हो, तो ये सब टीचिंग एड में आ जाएंगे, और इसी को हम लोग टीएलएम भी बोलते हैं। अभी आगे बात करेंगे। तो आज वाले हमारे टॉपिक में 10 क्वेश्चन ये हैं जो आपको कहीं किसी और, ना किताब में मिलेगा, ना किसी यूट्यूब में मिलेगा, ये यहीं मिलेंगे। और हम एनसीएफ पर भी बात करेंगे, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, एनसीएफ 2023। बोले सर ये क्या है? तो आपने एनईपी पढ़ा होगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, आरटीई पढ़े होंगे। तो भैया जो एनईपी है, इसी को ही सपोर्ट करने के लिए, एनईपी 2020 को सपोर्ट करने के लिए ये एनसीएफ लाया गया है। ठीक, तो इसके बारे में पूरा डिटेल ना पढ़ के हम एमसीक्यू के माध्यम से इसको जान लेंगे, इसके पॉइंट्स को कवर कर लेंगे। लेकिन शुरुआत में 6-7 पॉइंट आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ कि ये एनसीएफ है क्या। तो 10 क्वेश्चन आज इसके देखेंगे, 10 क्वेश्चन इसके देखेंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे, 1000 एमसीक्यू में सब कवर हो जाएगा। ठीक। और अगर आपको हॉस्टल वार्डन का कोर्स परचेस करना, आपको लगता है कि थोड़ी सी हमारी तैयारी और मजबूत होनी चाहिए, बाकी लोगों से थोड़ा सा अलग मिलना चाहिए, तो आप बाजू में सारे डिटेल्स दिख रहे हैं, आप उसकर कोर्स परचेस कर सकते हो। कोर्स परचेस करने के लिए डायरेक्ट वहीं से भी हमारे एप्लीकेशन से परचेस कर लीजिए, या 8770123687 इस नंबर पे भी आप कॉल करके परचेस कर सकते हो। ये जो क्वेश्चन है, इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, अपडेटेड योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस नाम से। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं, हेडिंग डालना एनसीएफ 2023। फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023। हिंदी में इसका नाम है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा, ठीक, 2023। अब इसका उद्देश्य क्या है अगर पूछा जाए, किस लिए लाया गया है? ठीक, तो किस लिए लाया गया है, तो ध्यान रखना, जितना भी सिलेबस है, बुक्स है, आपका टीचिंग मेथड है, शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड है, इन सब के विकास के लिए, इन सब के विकास के लिए ये एनसीएफ एक गाइड के रूप में काम करता है, एक गाइड के रूप में काम करता है, एक गाइड के रूप में काम करता है। ठीक, समझ आया? और अगर पॉइंट पूछा जाए तो आप क्या बताओगे?
किसको लागू कराने के लिए? तो एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एनईपी 2020 की दृष्टि को, मतलब इसके विजन को, जो एनईपी 2020 चाहता है, इसकी दृष्टि को लागू करने के लिए, इसकी दृष्टि को लागू करने के लिए डिजाइन किया गया है। किसको? एनसीएफ 2023 को। तो ये भी लेटेस्ट वाला है, इसको आप ध्यान रखेंगे, है ना? क्लियर? चलिए, अब ध्यान रखना, इसमें भी वही सारे पॉइंट्स हैं। अब रटने पे फोकस नहीं करेंगे, तो सर बोले किस पे फोकस करेंगे? रटने वाला पॉइंट यहाँ पे भी शामिल नहीं होगा, तो रटने पे फोकस ना कर कर ये शिक्षा के, अब रटने पे फोकस नहीं करना है, रटने पे फोकस नहीं करना है, तो किस पे बेस रहेगा? स्किल बेस्ड एजुकेशन, स्किल बेस्ड एजुकेशन, कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन, कंसेप्ट बेस्ड मतलब दक्षता आधारित शिक्षा। स्किल बेस्ड हो गया दक्षता आधारित शिक्षा, ठीक, लिख लेना, दक्षता आधारित शिक्षा, रटने की जगह क्या? दक्षता आधारित शिक्षा, दक्षता आधारित शिक्षा, इस पर बात करेंगे। क्लियर? और ये एनसीएफ 2023 में किस में बल दिया गया है? तो संपूर्ण विकास पर, समग्र विकास पर बल दिया गया है, ठीक है? तो ध्यान रखना, और किस पे बल दिया गया है? समग्र विकास, समग्र विकास और बहुविषयक शिक्षा, मतलब बहुत सारे विषय होंगे, बहुत सारी भाषा होंगे, बहुभाषा बहुविषयक, ठीक है? तो बहुविषय, बहु विषयक शिक्षा। क्लियर? अंग्रेजी वाले लिखना चाहे तो लिख सकते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट, और मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। ठीक, अब ये सब जो हम लोग पॉइंट्स पढ़ रहे हैं ना, केवल एनसीएफ में काम नहीं आएगा, बाकी टॉपिक्स में भी काम आ जाएगा, क्योंकि ये रटने वाला पॉइंट ये सब तो पहले भी देखे, रटना नहीं है, समझना है, कंसेप्ट बेस्ड, स्किल बेस्ड, तो ये समझ लो कि हम सभी पॉइंट्स को इसको याद कर ले रहे हैं। क्लियर? और क्या, वो तो 10+2 के जगह, ये वाला कंसेप्ट 10+2 के जगह क्या ला रहे हैं? 5+3+3+4 वाला कंसेप्ट। इसमें बहुभाषावाद पर भी जोर दिया जा रहा है, बहुभाषावाद, ज़्यादा से ज़्यादा बहुभाषावाद, ज़्यादा से ज़्यादा मल्टी लैंग्वेज ना, मल्टी लिंग्विस्टिक, मतलब बहुत सारी भाषाओं पर हम प्रयास करेंगे कि पकड़ बनाएं, हिंदी, अंग्रेजी, और बहुभाषावाद में क्षेत्रीय भाषा को भी प्राथमिकता दी जा रही है। किसको? क्षेत्रीय भाषा को, रीजनल लैंग्वेज को, क्षेत्रीय भाषा को, रीजनल लैंग्वेज को भी प्राथमिकता दी जा रही है। ठीक, तो ये सब पॉइंट्स आप याद रखेंगे, और केवल किताबी ज्ञान नहीं, केवल और केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि किसका किसका? स्पोर्ट्स का ज्ञान, स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन, आर्ट्स पर भी ध्यान दिया जाएगा, कला पर भी ध्यान दिया जाएगा, ठीक है? वोकेशनल ट्रेनिंग, व्यवसायिक जो प्रशिक्षण होता है ना, वोकेशनल ट्रेनिंग, व्यवसायिक शिक्षा बोल सकते हैं ना, व्यवसायिक शिक्षा, तो इस पर भी बल दिया जाएगा। और ध्यान रखना, डिजिटाइजेशन या डिजिटल टीचिंग को डिजिटल बनाने का प्रयास किया जाएगा, ठीक, टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। ये सब पॉइंट्स इसमें शामिल किए गए हैं ताकि शिक्षा को और मजबूत बनाया जा सके। ठीक है, अब सीधा हम लोग पॉइंट्स पे आएंगे। अब देखो, पहला क्वेश्चन, अब इसके आधार पे आप थोड़ा सा जज कर लेना, मैं जितने पॉइंट बताऊं ना आपको आइडिया देने के लिए बनाया हूं। एनसीएफ 2023 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सभी स्कूलों के परीक्षा का मानकीकरण करना। देखो, फिर ये मानकीकरण वाला जो वर्ड है ना, स्टैंडर्ड सिलेबस हो गया, स्टैंडर्ड पाठ्यक्रम हो गया, ये सब आंसर कभी होगा ही नहीं। कठोर मानकीकरण, स्टैंडर्ड, ये सब नहीं होगा, ठीक है? शिक्षा व्यवसायों के लिए एक मार्गदर्शिका प्रदान करना, टू प्रोवाइड अ गाइड फॉर एजुकेशन प्रैक्टिशनर, जी बिल्कुल। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों की संख्या बढ़ाना, प्रत्येक कक्षा में प्रौद्योगिकी का परिचय देना। तो देखो, इसका आंसर है बी, सबसे बेस्ट। सर बोले ये भी तो है, हाँ ये भी है, लेकिन जो मेन पॉइंट है, शिक्षा व्यवसाय के लिए एक मार्गदर्शिका प्रदान करना, एक गाइडलाइंस प्रोवाइड करना। गाइडलाइंस क्या पॉइंट बढ़ाया यहाँ पे? सिलेबस, बुक्स, टीचिंग मेथड, ये सब के विकास के लिए गाइड के रूप में काम करता है, ठीक? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 41 का बी।
अगला क्वेश्चन पर देखते हैं, नजर डालते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2023। अंग्रेजी वाले दोनों ऑप्शन को देख लें, हिंदी में देखते हैं। भारतीय संविधान की लोकतांत्रिक दृष्टि को बनाए रखने और सुधारने में सार्थक योगदान देना, जी बिल्कुल। और समझ व्यापक और गहन ज्ञान के माध्यम से विकसित है। जो समझ है वो व्यापक और गहन ज्ञान के माध्यम से विकसित होता है, केवल और केवल किताबी ज्ञान से नहीं। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। आंसर है बोथ 1 एंड 2, सी, बोथ 1 एंड 2। 43वां क्वेश्चन देखते हैं। एनसीएफ 2023 का लक्ष्य अपनी सामग्री को अभ्यासकर्ताओं के लिए कैसे प्रासंगिक बनाता है? कैसे प्रासंगिक बनाता है? शैक्षिक सिद्धांत कार्य के लिए विशिष्ट जटिल शब्दजाल का शामिल करना, जटिल शब्दजाल नहीं। अभिव्यक्ति की औपचारिक और दुर्गम शैली का उपयोग करना, दुर्गम नहीं। जमीनी अनुभव से विशिष्ट गैर बाध्यकारी सुझाव और उदाहरण पेश करना, बाय ऑफरिंग स्पेसिफिक नॉन बाइंडिंग सजेशंस एंड एग्जांपल्स फ्रॉम ग्राउंड एक्सपीरियंस, जी बिल्कुल। और बाय स्ट्रिक्टली एडहेरिंग टू ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड, फिर वही ट्रेडिशनल वाले को छोड़ना है, पारंपरिक वाला। और स्ट्रिक्ट ये सब वर्ड देखे तो नेगेटिव ऑप्शन है, गलत मारना है। पिछले 2 लेक्चर में मैंने समझाया ना कि नेगेटिव वाले जो भी पॉइंट्स हैं वो आंसर हो ही नहीं सकते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, बाय ऑफरिंग स्पेसिफिक नॉन बाइंडिंग सजेशन एंड एग्जांपल्स फ्रॉम ग्राउंड एक्सपीरियंस। अब बोले सर ये ग्राउंड एक्सपीरियंस और ये नॉन बाइंडिंग वाला क्या हो गया पॉइंट? तो रियल एक्सपीरियंस देना। जैसे देखो मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ, पीबीएल का एक कंसेप्ट है, इसका आंसर तो सी है। पीबीएल का एक कंसेप्ट है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। आपके स्कूल में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट दिए होंगे, क्लास में, स्कूल में रहा होगा प्रोजेक्ट जो हमको सबसे कंजट लगता था, लेकिन वो भी सीखने का तरीका है, तो एनसीएफ 2023 ये सब पीबीएल को शामिल करता है करिकुलम में, हमारे पाठ्यक्रम में। अब जैसे मैं उदाहरण देता हूं, मान के चलो 4 बच्चों का एक ग्रुप बना दिया, बहुत सारे अलग अलग ग्रुप बनाए, उसमें 4 बच्चों का ग्रुप बनाए और सबको गार्डनिंग करने बोले कि भैया कुछ जाके तुमको गार्डनिंग करना है, गार्डनिंग करना है। तो भैया गार्डनिंग से रिलेटेड सारी बातें वो सीख जाएगा। अरे प्रयास तो करेगा, बोले सर चीटिंग कर ले, तो अरे चीटिंग करे, माँ बाप से पूछे, किसी और की सहायता ले, लेकिन वो प्रोजेक्ट पे जब काम करेगा ना, ग्राउंड रियलिटी पे वाकई में जाके प्रैक्टिकली काम करेगा तो बहुत सारी चीज सीखेगा। तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, तो गार्डनिंग का प्रोजेक्ट इसका एक उदाहरण हो गया। ठीक, ऐसे उदाहरण इसलिए दे देता हूं ताकि आपको पॉइंट समझ आ सके। नॉन बाइंडिंग सजेशन इसलिए गैर बाध्यकारी, उसका उदाहरण गैर बाध्यकारी का मतलब है कि किसी पे थोपा ना जाए। नहीं, गार्डनिंग करना मतलब वही करना, ऐसा नहीं, उसको सिखाना है ना प्रोजेक्ट के माध्यम से। बोले आप दूसरा काम करना चाहते हो, दूसरा प्रोजेक्ट ले लो अपने मन से, इसलिए बच्चों को चुनने दिया जाता है, बोला नहीं जाता। साइंस प्रोजेक्ट भले बोल दिया जाएगा, लेकिन साइंस में आप कुछ भी मॉडल बनाइए तो नॉन बाइंडिंग होते हैं, मतलब एकदम उसको कंपलसरी नहीं करेंगे कि तुमको ये वाला प्रोजेक्ट बनाना है, मतलब बनाना है। हेलो, हाँ ठीक है, 10 मिनट। A teacher observes that students in the middle stage are struggling with abstract concept and unfamiliar context. क्या हुआ, क्लास ले रहा हूँ, काटा हूँ कॉल, बताओ। A teacher observes that students in the middle stage are struggling with abstract concept and unfamiliar context. According to the NCF 2023, which instruction strategy should the teacher adopt to address his challenge? देखो क्या बोल रहा है, शिक्षक देखता है कि मध्य चरण में छात्र अमूर्त अवधारणाओं और अपरिचित संदर्भों से जूझ रहे हैं। एनसीएफ 2023 के अनुसार इस चुनौती को समाधान करने के लिए शिक्षक को कौन सी अनुदेशात्मक रणनीति अपनानी चाहिए? अनुदेशात्मक रणनीति। अब ये बताओ, एक शिक्षक देखता है क्या बोल रहा है, मध्य चरण में छात्र मतलब जो छोटे बच्चे हैं, अमूर्त अवधारणाओं, अमूर्त अवधारणा मतलब जिसको प्रैक्टिकली वो नहीं देख पाए हैं। इंटेलिजेंस वाले टॉपिक में बताया था मूर्त अमूर्त, मूर्त बुद्धि अमूर्त बुद्धि। तो भैया ऐसा चीज जो अभी प्रैक्टिकली वो सामने महसूस नहीं कर पा रहा है, देख नहीं कर पा रहा है, जिसको इमेजिन करना है उसको, तो ऐसी अवधारणा और अपरिचित संदर्भों से जूझ रहा है, मतलब उसको समझ नहीं पा रहा है। जैसे अब मैं एक उदाहरण देता हूं, मान के चलो औद्योगिकरण के बारे में बताया जा रहा है, या औद्योगिकरण नहीं, जैसे समझ लो औद्योगिकरण भी एक एग्जाम्पल हो सकता है। मैं मान के चलो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बता रहा हूं, औद्योगिकरण के बारे में बता रहा हूं, औद्योगिकरण के बारे में बता रहा हूं। कहां के औद्योगिकरण? यूरोप के बारे में। किसके बारे में? यूरोप के औद्योगिकरण के बारे में बता रहा हूं। अब मैं जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बताऊंगा तो सामने बैठे बच्चे को इमेजिन करना पड़ेगा, अच्छा, और उसको रिलेट करना पड़ेगा कि यूरोप में औद्योगिकरण हुआ, उसका भारत पे क्या प्रभाव, या भारत में कैसे औद्योगिकरण संभव है या संभव था। तो
ये सब बातों उसको सोचना पड़ेंगे, और ये सिर्फ सोचना है, कल्पना करना है, रिलेट करना है, तो जरूरी नहीं हर बच्चा कर पाए, तो ये इसके लिए मुश्किल होगा कि नहीं होगा? जी बिल्कुल होगा सर। और कैसे? तो जैसे हम लोग मैथ्स मैथ समझाते हैं, मान के चलो कुछ अलजेब्रा पढ़ा हूँ, 2x+3 = 7 है, बताइए क्या आंसर है? अब उस बच्चे को जरूरी नहीं है, ये आपको बोलोगे सर ये तो मैं तुरंत निकाल के बता दूंगा, 3 इधर आ जाए 4, x की वैल्यू 2 है, अरे आप बता दोगे, लेकिन वो जो मिडिल क्लास का बच्चा जो अमूर्त इंटेलिजेंस नहीं रखता है, ठीक, उसको ये समझ नहीं आएगा कि भैया ये x एक वेरिएबल है, इसकी जगह कुछ भी वैल्यू आ सकती है। तो ये कंसेप्ट अगर बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो टीचर क्या करेगा? तो टीचर क्या करेगा? तथ्यों को रट कर याद करने पर जोर देगा? नहीं, ये रटने वाला तो है ही नहीं आंसर। मूर्त खेल सामग्री की मात्रा बढ़ाएं, अच्छी तरह से डिजाइन की गई पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करें जो अधिगम के मानकों के विशिष्ट लक्ष्यों को प्रतिबिंबित करती है, जी रिफ्लेक्ट करती है, जी बिल्कुल। जो पॉइंट समझाना चाह रहा है वैसे कंटेंट वाले बुक्स को फॉलो करें। समझ आ रही बात? चलो ठीक, तो इसका आंसर है सी। एनसीएफ 2023 के अनुसार शिक्षा का कौन सा चरण औद्योगिक औपचारिक कक्षा परिवेश में क्रमिक भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए गतिविधि और खोज आधारित शिक्षा शास्त्र पर जोर देता है? कौन सा चरण? तो बहुत सारे चरण हैं आपके बेसिक लेवल के, हम इसको एनईपी में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे आप डायरेक्ट आप लोग याद रख लीजिएगा प्रिपरेटरी स्टेज। क्या? प्रिपरेटरी स्टेज, ठीक है। कभी और आगे आने वाले क्वेश्चंस में पूरा एनईपी 2020 को मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूंगा, अभी फोन आ रहे हैं, थोड़े से काम है, ठीक है। प्रिपरेटरी स्टेज, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मूल्य और स्वभाव के लिए एनसीएफ 2023 में किस क्षमता को स्पष्ट रूप से केंद्र के रूप में उल्लेखित किया गया है? समस्या समाधान और तार्किक तर्क, जी बिल्कुल, समस्या समाधान और तार्किक तर्क, प्रभावी संचार, सृजनात्मकता और सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति, जी बिल्कुल, ये तीनों बातों को समावेशित किया गया है, तीनों पॉइंट्स को एनसीएफ में इंक्लूड किया गया है, ठीक है, क्लियर। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर 1 2 3 तीनों हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी। इंग्लिश में आप एक बार देख लीजिए, ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स, ठीक। एनसीएफ 2023 के अनुसार कौन सा कथन सामग्री चयन के सिद्धांतों का वर्णन करता है? सामग्री चयन, तो सामग्री को शिक्षा और मूल्यों के बड़े उद्देश्यों के साथ संरेखित करना चाहिए, जी बिल्कुल। अधिगम की सामग्री मतलब जो लर्निंग है, लर्निंग की सामग्री विचारोत्तेजक होनी चाहिए और कल्पना की और रुचि उत्पन्न करनी चाहिए, जी बिल्कुल। देखो आपके इंग्लिश वाले सिलेबस में, हिंदी वाले सिलेबस में ऐसी कविताएं दी गई होती हैं जिनको आप पढ़ते तो इमेजिन करते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं, खुद के लाइफ से उसको रिलेट करते हैं, तो विचारोत्तेजक होने चाहिए, आपके विचार पैदा होने चाहिए उससे, ठीक है, और कल्पना और रुचि उत्पन्न करनी चाहिए। सामग्री को सहानुभूति और दूसरों के लिए चिंता के संवैधानिक मूल्यों के आधार पर चुना जाना चाहिए, तो इसका तीनों आंसर है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों, मतलब ऑप्शन सी। एनसीएफ 2023 के अनुसार आधारभूत चरण के लिए पाठ्यचर्या लक्ष्य है। आधारभूत चरण मतलब जो फाउंडेशनल स्टेज है, तो आधारभूत चरण में एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में विदेशी भाषा का अध्ययन करना नहीं। विदेशी भाषा शुरुआती में पढ़ा दोगे तो कैसे, अभी खुद का भाषा से सीखा नहीं है, दूसरा भाषा कैसे सीख जाएगा? दैनिक अंतः क्रिया के लिए प्रभावी संचार कौशल विकसित करना, ये है पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट है, दैनिक अंतः क्रिया के लिए प्रभावी संचार कौशल विकसित करना, दैनिक अंतः क्रिया के लिए प्रभावी संचार कौशल विकसित करना, ठीक। 49वां क्वेश्चन देखते हैं। कौन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2023 के अनुसार विद्यालय शिक्षा के व्यापक उद्देश्यों के अनुरूप है? तर्क संगत विचार, एक बार पढ़ो और थोड़ा सा ऑप्शन देने का प्रयास करो, 2 मिनट। रानी को फोन कर लो, स्कूटी लेके आ जाएगी, ठीक है। चलिए, कौन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा मतलब जो एनसीएफ है, एनसीएफ 2023 के अनुसार विद्यालय शिक्षा के व्यापक उद्देश्यों के अनुरूप है? तर्कसंगत विचार और स्वायत्तता बिल्कुल, आर्थिक भागीदारी, सांस्कृतिक भागीदारी, व्यक्तिगत धन संचय। ये देखो ऊपर के तीनों पॉइंट तो सही है। व्यक्तिगत धन संचय, एनसीएफ लागू करने का उद्देश्य क्या है कि भैया क्या व्यक्तिगत खुद के पर्सनल लाभ के लिए काम करें, धन का संचय करें? नहीं, तो 1 2 3 ये आंसर सही है, चौथा ऑप्शन गलत है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 2 3 वाला ऑप्शन सी, ठीक। एनसीएफ 2023 के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों में आर्थिक भागीदारी पर जोर क्यों दिया गया है? शिक्षा के उद्देश्यों में आर्थिक भागीदारी, अभी वाला पॉइंट पढ़े ना, आर्थिक भागीदारी,
आर्थिक भागीदारी पर जोर क्यों दिया गया है? सामाजिक कल्याण पर व्यक्तिगत सफलता को प्राथमिकता देना। व्यक्तिगत सफलता को, सामाजिक कल्याण को छोड़ देंगे और व्यक्तिगत सफलता पर जोड़ देंगे। व्यक्ति के लिए केवल भौतिक जीविका पर ध्यान केंद्रित करना, केवल, मैंने बोला जितने भी ओनली ओनली वाले पॉइंट होते हैं ना, ये तो और नहीं होते आंसर, ठीक है। टू कंट्रीब्यूट टू वाइब्रेंट डेमोक्रेसी एंड अचीव डिग्निटी जस्टिस एंड वेलबींग फॉर ऑल, सभी के लिए एक जीवंत लोकतंत्र में योगदान देना और सभी के लिए सम्मान, न्याय और कल्याण प्राप्त करना, यह है आर्थिक भागीदारी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है। 51वां वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक को अपने शिक्षण में शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री का उपयोग करना चाहिए। अब यहां से टीचिंग एड वाला टॉपिक चालू हो गया। 10 क्वेश्चन टीचिंग एड का रहेगा, ठीक है, टीचिंग एड का रहेगा। तो ये अलग टॉपिक है। एक शिक्षक को अपने शिक्षण में शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री का उपयोग करना चाहिए क्योंकि वो डैश में सहायक है। मान के चलो, ये क्या होता है टीचिंग एड, ये समझा देता हूं। हमारा ये कंसेप्ट है समावेशी शिक्षा का, कि सबको साथ लेकर चलना है, चाहे वो बच्चा होशियार हो, चाहे गधा हो, अच्छे से सीख पा रहा हो, नहीं सीख पा रहा हो, जैसे भी हमको उसको शामिल करना है, पढ़ाना है। इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत भिन्नता, हम लोग देखे थे कि हर बच्चा दूसरे से अलग है। एक बच्चे को केवल मैं बोल देता हूं, उसको समझ आ जाता है। एक बच्चा ऐसा है बोलने के साथ साथ यहाँ पे लिखना पड़ता है। एक बच्चा ऐसा है जिसको मेरे को वीडियो दिखाना पड़ता है, एनिमेशन दिखाना पड़ता है। एक बच्चा है जिसको बोलना भी पड़ता है, लिखना भी पड़ता है, वीडियो भी दिखाना पड़ता है, ऑडियो भी सुनाना पड़ता है, ड्रामा करके दिखाना पड़ता है, सब चीज़ करना पड़ता है। तो सभी बच्चों को मुझे साथ में लेकर चलना पड़ेगा, और सभी बच्चों को साथ में लेकर चलने के लिए टीचिंग एड रिक्वायर्ड है, मतलब पढ़ाने के लिए ऐसी सामग्री जो उनको पढ़ाई को और आसान बना के दे दे। ठीक, जैसे मैं बोल रहा हूँ ऑडियो, ऑडियो एड, बोले सर ऑडियो एड कैसे? तो भैया ऑडियो एड में कुछ भी मैं चला सकता हूँ ना, सुना दिए, रिकॉर्डिंग सुना दिए, ठीक। वीडियो एड, बोले सर वीडियो से कैसे? अरे वीडियोस के माध्यम से दिखा सकता हूँ उसको कुछ भी, कि न्यूटन्स का लॉ, पहला लॉ ऑफ मोशन, दूसरा लॉ ऑफ मोशन, तीसरा, सब चीज मैं उसमें दिखा सकता हूँ वीडियो के माध्यम से, एनिमेशन के माध्यम से। वीडियो में एनिमेशन भी आ जाएगा, ठीक। डायग्राम के माध्यम से, कोई डायग्राम चित्र के माध्यम से हो गया। मॉडल्स के माध्यम से, मॉडल्स मतलब एक्चुअल में छोटे छोटे मॉडल्स बनाते हैं ना, कि बिजली कैसे पैदा की जा रही है, तो उसका छोटा सा एक मॉडल बना दिए। इरिगेशन कैसे की जा रही है, एक छोटा सा मॉडल बना दिए। साइंस मॉडल्स, साइंस में, विज्ञान में मॉडल बनाते थे। इंटरेक्टिव टूल्स यूज करके, बोले सर ये इंटरेक्टिव टूल्स क्या है? इसका एक और नाम है इंटरेक्टिव पैनल। आजकल देखो सब स्कूल कॉलेज में ये सब लग गया है, ठीक है। आजकल स्कूल में इंटरेक्टिव पैनल यूज करते हैं। अब सोचो इसी को मैं पूरे क्वेश्चन को पहले आपको लिखाता, या मैं खुद लिखता, उसके बाद आंसर बताता, समझाता, कितना टाइम लगता। अब इसमें पीडीएफ डाला, सबसे पढ़ा दिए। इसमें मैं इमेज इंपोर्ट करके और इसको आसान बना सकता हूँ, इंटरेस्टिंग बना सकता हूँ। इसी में एनिमेशन दिखा सकता हूँ, वीडियो दिखा सकता हूँ, कितना आसान हो जाएगा। तो ये सब के माध्यम से हम बच्चों की शिक्षा को और आसान बना सकते हैं। यही सब क्या है? टीचिंग एड है, ठीक। शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री, शिक्षण में मतलब टीचिंग में शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री, इन सब का उपयोग। क्लियर? क्लियर? चलो, तो क्यों? छात्रों का ध्यान केंद्रित करने के लिए, शिक्षक भार को कम करने के लिए, कक्षा में अनुशासन का निर्माण करने और छात्रों के अधिगम को बढ़ाने। तो भैया किसके लिए? अधिगम को बढ़ाने के लिए। बोलोगे सर ये फोकस वाला भी वो दिख रहा है, नहीं, लर्निंग के लिए है ना, ये सब लर्निंग एड्स है, टीचिंग एड्स है, ठीक है। तो छात्रों के अधिगम को बढ़ाने के लिए डी। जियो बोर्ड इज यूज्ड टू टीच। देखो जियो बोर्ड किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो आपको मैं बता दूं, जियो बोर्ड ना ज्योमेट्री सिखाने के लिए, ज्यामिति सिखाने के लिए यूज होता है। वो सब देखिए कि कई टीचर्स वीडियोस में आते होंगे बहुत सारे, ऐसे खिला 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 एक बोर्ड रहेगा, नॉर्मल बोर्ड रहेगा, उसमें दुनिया भर के ना से खिला खिला खुचाए रहते हैं, ठीक है। तो जियोमेट्री में जितने भी लाइंस हैं, एंगल्स हैं, ये सब के कंसेप्ट उसमें आसानी से सिखाए जाते हैं। एक इलास्टिक बैंड पकड़ दिए, ये यहाँ से यहाँ के खिले में बांध दिए स्ट्रेट लाइन, तो उसको पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। तो जियोमेट्री का कंसेप्ट, और खास करके लाइंस एंगल्स के लिए, तो रेखाओं और किरणों की मूल अवधारणा, बेसिक कंसेप्ट ऑफ लाइंस एंड रेज, ये सिखाया जाता है जियो बोर्ड, ठीक। जियो बोर्ड में जियोमेट्री सिखाया जाता है। तो 52 का है। कौन सा कथन शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री की उपादेयता से संबंधित नहीं है, यूजफुलनेस से संबंधित नहीं है? प्रत्यक्ष अनुभव का अच्छा विकास, कौन सा नहीं है पूछ रहा? प्रत्यक्ष अनुभव का अच्छा विकल्प है ये। शिक्षण में मूल्यांकन की प्रक्रिया में सहायक, ये पॉइंट मूल्यांकन वाला देखेंगे अभी। विषय वस्तु की स्पष्टता, कक्षा वातावरण को जीवंत सक्रिय बनाए रखना।
अब देखो, अब मैं आपको साइंस का कोई मॉडल समझा रहा हूँ, साइंस का कोई मॉडल समझा रहा हूँ, ठीक है। अब केवल और केवल आपको किताब में पढ़ा देता कि देखो भैया सूर्य केंद्र में है और बाकी जितने भी ग्रह हैं वो चक्कर लगा रहे हैं, तो आप उतना कनेक्ट नहीं कर पाते, छोटे बच्चे के लिए अगर बता रहा हूँ। लेकिन वही मैं एक ऐसा मॉडल बना दूं जिसमें वो सूर्य केंद्र में हो और लाइन से ऐसे घूमते जाए, पृथ्वी घूम रहा है, पृथ्वी के घूमते साथ, पृथ्वी के साथ कौन घूमे, चंद्रमा भी घूमे, दोनों एक साथ सूर्य का चक्कर लगाएं। अब ऐसा मॉडल प्रस्तुत कर दूं तो प्रत्यक्ष अनुभव ले पाओगे कि नहीं ले पाओगे, डायरेक्ट एक्सपीरियंस ले पाओगे कि नहीं ले पाओगे, सर बिल्कुल ले पाएंगे। ठीक। क्लैरिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु की स्पष्टता होगी, और इतने करीब से देख लोगे उसको तो अपने सब्जेक्ट में मास्टरी आएगा, क्लैरिटी आएगा जी, बिल्कुल आएगा। कक्षा वातावरण को जीवन सक्रिय बनाए रखना, टू मेक द क्लासरूम एनवायरमेंट वाइब्रेंट, अच्छा इन्वायरमेंट रहेगा कि नहीं, ऐसे सब अलग अलग एक्टिविटी में हम लोग तो सीखे नहीं, बट आने वाले बच्चे अगर ऐसे सीखें तो कितना एनर्जेटिक फील करेंगे, वो कितना क्यूरियस रहेंगे किसी भी चीज़ को जानने के लिए। तो ये तीनों आंसर है, क्या नहीं है, मूल्यांकन की प्रक्रिया। बोले सर काहे मूल्यांकन, कोई भी टीचिंग लर्निंग मेथड्स है ना, टीएलएम बोलते हैं, टीचिंग लर्निंग मेथड्स, तो वो ध्यान रखना लर्निंग के लिए है, असेसमेंट के लिए नहीं है, सीखने सिखाने के लिए है, असेसमेंट मूल्यांकन के लिए नहीं है, मूल्यांकन के लिए नहीं है। ठीक। अब भैया मूल्यांकन के लिए क्या है, मूल्यांकन के लिए टेस्ट है, ये टीचिंग लर्निंग मेथड नहीं है। जो टीचिंग एड्स है ना वो केवल और केवल बच्चों को सिखाने के लिए है, उसका असेसमेंट करने के लिए नहीं है। तो सर असेसमेंट के लिए क्या है, टेस्ट लेगा, असेसमेंट के असेसमेंट के लिए क्या लेगा, टेस्ट लेगा, तो ये वाला पॉइंट गलत है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फोर टीचिंग एड्स इज अ विजुअल एड, रेडियो, चार में से कौन सा विजुअल एड है। देखो टीचिंग एड में सबसे शुरुआत में मैंने बताया ना, जिससे टीचिंग को आसान बनाया जा सके, पढ़ाने को आसान। अब टीचिंग एड में विजुअल भी आ सकता है, मतलब वीडियो के माध्यम से कोई दृश्य दिखा के आपको सिखाया जाए। ऑडियो एड में आ जाएगा कि ध्वनि के माध्यम से आपको सिखाया जाए, सुनाया जाए। ठीक, तो विजुअल एड में क्या क्या शामिल है, रेडियो, रेडियो तो ऑडियो एड में आ जाएगा अगर रेडियो चलाना हो तो। ग्रामाफोन नहीं, लिंगुआ फोन नहीं, पिक्चर, चित्र शामिल होगा। अभी यहाँ पे मैं आपको समुद्र और समुद्र में तैरता हुआ नाव दिखाऊं, उसमें चलता हुआ नाव दिखाना है, केवल बता देता अलग हो जाता, और मैं उसको एक फोटो के माध्यम से दिखा दूं तो अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, हाँ सर बिल्कुल लगेगा। मंदिर में बता दो कि तो भैया बृहदेश्वर मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, केवल बोल दिया कनेक्ट कर पाओगे नहीं, लेकिन फोटो के साथ दिखा दिया तो अच्छा लगेगा, हाँ सर बिल्कुल लगेगा। ताजमहल का फोटो दिखा दिया अच्छा लगेगा, हाँ जी बिल्कुल लगेगा। तो ये पिक्चर्स इसका आंसर आ जाएगा। 55वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री से संबंधित एक गतिविधि सहायक सामग्री नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिविटी एड्स रिलेटेड टू टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीएलएम बोलते हैं इसको, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। ओवरहेड प्रोजेक्टर, ड्रामा, डेमोन्स्ट्रेशन, फील्ड ट्रिप, क्षेत्र भ्रमण। अब देखो ये जो ओवरहेड प्रोजेक्टर है ना, ओवरहेड प्रोजेक्टर है, ये भी टीएलएम में आता है, मतलब एक टूल्स हो गया सीखने के लिए। ओवरहेड प्रोजेक्टर एक विजुअल प्रोजेक्टर है, ठीक, OHP बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, OHP, ओवरहेड प्रोजेक्टर, फोटो दिखाने के लिए। लेकिन हमारे पास और भी ऑप्शन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको आंसर लेना है। निम्न में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री से संबंधित गतिविधि सहायक सामग्री नहीं है। अब कौन कौन सी है, मान के चलो मैं कुछ एक्टिविटी के माध्यम से, कुछ एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों को सिखाना चाह रहा हूँ, मैं टीचर हूँ और एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों को कुछ सिखाना चाह रहा हूँ, तो क्या ड्रामा सहायक होगा, जी बिल्कुल होगा ड्रामा सहायक होगा। रामायण के बारे में मुझे पढ़ाना है, बच्चों में ही एक रामायण मंडली बना दिए, चलो भैया तुम राम का एक्टिंग करना, तुम सीता का, तुम हनुमान का, एक ड्रामा करके बता दिए, सीखेगा नहीं सीखेगा बच्चा। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स होंगे, हमारे यहाँ भी जब एक जूलियस सीजर वाला कंसेप्ट पढ़े होंगे, जूलियस सीजर, यूट्यूब ब्रूटस, तो पूरा एक प्ले करवाया गया था, सभी को एक टास्क दे दिया था कि तुम ये कैरेक्टर प्ले करना, ये कैरेक्टर प्ले करना, तो उसको पूरा फील कर लिए हम लोग, कैसे जूलियस सीजर बाहर लड़ने गया, कैसे उसके पीठ पीछे गद्दारी हुई, कैसे उसको मार दिया गया, तो ड्रामा के माध्यम से सिखाया सका। डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन, तो कोई साइंस प्रोजेक्ट, जैसे सूर्य केंद्र में है, आजू बाजू ग्रह घूम रहे हैं, चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, तो हो सकता है जी बिल्कुल हो सकता है, डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन के माध्यम से सिखाया सकता है बच्चों को। फील्ड ट्रिप, क्षेत्र भ्रमण, तो भैया एजुकेशनल ट्रिप पे ले जाते हैं कि नहीं जाते हैं, BSP प्लांट ले जाएंगे, सोलर एनर्जी पार्क ले जाएंगे, फील्ड, तो ये सब सीखने के लिए एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार है, तो कौन सा नहीं है बोल दे,
तो ये ऑप्शन को हम चुन सकते हैं, नहीं है, बाकी ये भी है। हम लोग एक्टिविटी की बात करें, गतिविधि की बात करें, तो ये तीनों हैं, हम ऑप्शन ए को एक्सक्लूड कर रहे हैं, हमारा आंसर ए हो जाएगा। विच इज प्रोजेक्टेड एड्स, निम्न में से कौन सी प्रक्षेपित सहायक सामग्री है? सहायक सामग्री, अभी हम लोग एक्टिविटी की बात की, अब उस टाइम बताया कि OHP जो है वो एक एड्स है, टीचिंग एड्स है, सहायक है, और वो विजुअल है, ओवरहेड प्रोजेक्टर। तो प्रोजेक्टर के माध्यम से आप देखोगे कि नहीं होगे, जैसे कोई भी 3D प्रोडक्ट्स, 3D नहीं, इसमें चित्र वगैरह दिखाया जा सकता है, ठीक। तो कौन सा प्रोजेक्टेड एड से पूछे तो OHP, अभी ऊपर जो पढ़े। बुलेटिन बोर्ड एक नोटिस बोर्ड टाइप का है, जिसमें हम लोग कुछ पोस्टर लगा दिए, पैम्पलेट लगा दिए, जो समय के अनुसार चेंज करना होता है, नोटिस बोर्ड टाइप का। मॉडल में 3D मॉडल की बात कर रहे हैं। फ्लैनल बोर्ड की बात करें तो फ्लैनल बोर्ड, इसमें भी कुछ सामग्री को चिपकाया जाता है, ठीक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोजेक्टेड एड्स कौन सा है, OHP है ना। शिक्षण अधिगम सामग्री, जिसे शिक्षण सहायक सामग्री की संज्ञा दी जाती है, का लाभ निम्नलिखित में से किस रूप में है? शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण अधिगम सामग्री, TLM बोला ना, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, मेथड बोल दिया था, सॉरी, हाँ मटेरियल्स है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स और टीचिंग एड्स। इसके क्या लाभ है? एक सामूहिक एवं स्व अधिगम को सहज बनाती है, जी बिल्कुल। यह विद्यार्थी की इच्छा और ध्यान को दिशा देती है। इससे शिक्षण पुनर्बलित एवं प्रयास अभ्यास सटीक होता है। क्या ये सारे पॉइंट सही नहीं लग रहे आपको? जी बिल्कुल, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। कौन सी शिक्षण सामग्री गैर प्रक्षेपी सामग्री के अंतर्गत आती है? गैर प्रक्षेपी मतलब नॉन प्रोजेक्टेड एड्स, जिसमें कोई आपको फोटो वोटो नहीं दिखाई दे। तो स्लाइड्स में तो भैया जैसे पावर पॉइंट स्लाइड्स है, उसमें तो फोटो दिखेगा ही, विजुअल दिखेगा ही, प्रोजेक्टेड दिखेगा ही, OHP भी रहेगा ही, फिल्म स्ट्रिप भी रहेगा, चलचित्र पट्टिकाएं, टेप रिकॉर्डर तो ये ऑडियो वर्जन हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। बुलेटिन बोर्ड के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो बुलेटिन बोर्ड पर लगी सामग्री को नियत और व्यवस्थित रूप से बदला जाना चाहिए। हाँ, बुलेटिन बोर्ड एक नोटिस बोर्ड टाइप का हो गया, ठीक, न्यूज टाइप के, तो एक विजुअल एड है ना वो भी, या प्रोजेक्टेड बोल सकते हो, प्रोजेक्टेड। छात्रों के योगदान अच्छी तरह से अंकित और प्रोत्साहित किए जाने चाहिए। छात्रों के योगदान और अच्छी तरह से अंकित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, उसको देखते हैं। बुलेटिन बोर्ड प्रक्षेपित सहायक सामग्री का एक प्रकार है, ये पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है। अब देखो, पहला वाला पॉइंट तो हमारा सही है, इसको प्रोजेक्टेड एड्स नहीं, प्रोजेक्टेड एड्स नहीं मान रहा, ओके। बुलेटिन बोर्ड को प्रोजेक्टेड एड नहीं मान रहा है, केवल और केवल एक नोटिस बोर्ड जैसे, जिसमें केवल और केवल कुछ सामग्री या नोटिस चिपकाई जाए, ठीक। तो ये ऑप्शन को गलत लिया है। चलो, तो हमारा 59 का आंसर हो जाएगा सी। द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ TLM इज टोटल लिसनिंग मैटर, कुल सुनने की सामग्री, टोटल लर्निंग मैटर, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मॉड्यूल। क्या है? अभी हमने देखा TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, और वो टीचिंग एड्स था। तो ये हमारा टीचिंग एड्स से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट हो गए, ठीक है। समझ आई बात? तो ये 20 क्वेश्चन हो गए। आने वाले टाइम में हम लोग बाकी क्वेश्चंस को थोड़ा सा स्पीड वे में करेंगे। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता होगा तो बेशक आप क्या करेंगे, अपना कमेंट जरूर छोड़ के जाएंगे कि ये सेशन आपको कैसे लगा। बुलेटिन बोर्ड, ये नोटिस बोर्ड मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसमें पिन वगैरह लगा के चीज़ें चिपकाई जाती थी, नोटिस चिपकाने का काम आता था। ये बुलेटिन बोर्ड एक नोट्स टाइप के हो गए, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हमने 20 क्वेश्चंस कर लिए। सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।